हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है फ्रेंड्स। उसका ये पार्ट 3 है। जिन्होंने भी पहला पार्ट यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर साइंस बाय वैशाली मैम की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे लेक्चर की। और फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं पहले हम ये जान लेते हैं। तो ऐसी तरंगे, ऐसी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितने से फ्रेंड्स? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वो तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पराश्रव्य तरंगे किन्हें कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन तरंगों को क्या कहते हैं? तो इन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और फ्रेंड्स, इनका जो यूज है ये किस किस क्षेत्र में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। ये जो तरंगें होती हैं आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसमिट वेव्स दिख रही हैं आपको। और फ्रेंड्स, जहाँ पर भी वो ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट से ये तरंगें टकराती हैं और फ्रेंड्स रिफ्लेक्ट होकर ये जो वेव्स है ये वापस आती हैं। तो फ्रेंड्स, चमगादड़ जो होती है इसी प्रकार अपने शिकार का पता लगाती है। और फ्रेंड्स, जैसा कि सेकंड ऑप्शन है हमारा बी, जलपोत द्वारा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार जलपोत द्वारा भी समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने में। तो फ्रेंड्स, वहां पर भी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं इनका यूज किया जाता है। लास्ट हमारा ऑप्शन है आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने में। तो फ्रेंड्स, आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने में फ्रेंड्स राडार का यूज किया जाता है, ना कि पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाशीय क्षेत्रों में वायुयान का पता लगाने में। इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसमें राडार का यूज़ किया जाता है। एग्जाम में राडार का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फ्रेंड्स, ये जो होता है राडार, इसका प्रयोग आकाशीय क्षेत्र में वायुयान वगैरह जो होते हैं इनका पता लगाने में करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया है इसकी खोज की गई थी ल्यूबेनहॉक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा ल्यूबेनहॉक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाकी के जो आपको 3 नाम दिख रहे हैं इनकी भी जो फेमस खोज है, इन लोगों ने जिस भी चीज़ की खोज की है, ये किस चीज़ के इन्वेंटर हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो जे थॉमसन है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बात करते हैं एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। और फ्रेंड्स, बहुत सी खोज इनने की है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर द्वारा ये की गई थी। बात करते हैं इवानोविस्की की, तो फ्रेंड्स ये जो इवानोविस्की हैं इन्होंने विषाणु यानी कि वायरस की खोज की थी। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स, जो बार होती है ये वायुमंडलीय दबाव की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वायुमंडलीय दाब, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि वायुमंडलीय दाब जो होता है इसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो बैरोमीटर होता है इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में कई बार फिजिक्स से अगर क्वेश्चन उठाना हो तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं एक बार बराबर कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है फ्रेंड्स? तो एक बार बराबर कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का प्रयोग जो है ये हवाई जहाज के डैने यानी कि पंखे बनाने में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हवाई जहाज के पंखे बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हमारा डेल्टा मेटल। ऑप्शन नंबर ए डेल्टा मेटल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके संगठन की, मतलब इसमें इसका जो मिश्रण होता है इसमें किस किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें कॉपर, जिंक
और फ्रेंड्स लोहा यानी कि Fe, आयरन का, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। अगर इनका प्रतिशत पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा, कॉपर का प्रतिशत होता है 60%। बात करते हैं जिंक की तो जिंक होता है 38% में, और बात अगर करते हैं हम लोहे यानी आयरन की तो ये होता है 2% की मात्रा में। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पर इतनी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई। जैसे आप अच्छे से देखें तो फ्रेंड्स, कॉपर का रासायनिक सिंबल यानी रासायनिक प्रतीक जो होता है ये पूछा जाता है तो ये होता है Cu। बात करते हैं Zn की तो इसको जिंक कहा जाता है, और जिंक का जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक फॉर्मूला जो होता है, प्रतीक होता है, ये क्या होता है तो फ्रेंड्स ये होता है Zn। बात करते हैं लोहे की तो इसका जो रासायनिक सिंबल होता है, प्रतीक होता है, ये होता है Fe। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है। तो फ्रेंड्स, अस्थियों में जो कैल्शियम की मात्रा है ये किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है तो फ्रेंड्स ये होता है बोन मिनरल डेंसिटी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा BMD टेस्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा, बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ECG टेस्ट की और EEG टेस्ट की। ये जो ECG टेस्ट होता है ये क्या होता है तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और फ्रेंड्स, जो ECG टेस्ट होता है ये हृदय संबंधी विकार का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप इस पे स्टार पॉइंट लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। बात करते हैं EEG टेस्ट की तो ये EEG टेस्ट क्या होता है तो फ्रेंड्स मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इम्यूनोलॉजी जो है इसका जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा एडवर्ड जेनर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था एडवर्ड जेनर के बारे में कि इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। बढ़ते हैं अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की तरफ कि ये जो इम्यूनोलॉजी है आखिर ये होती क्या है। तो फ्रेंड्स, इम्यूनोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान, और फ्रेंड्स ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सभी प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्रों का अध्ययन करते हैं। इसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वह विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है, तो वहां पर हमारा आंसर होगा इम्यूनोलॉजी। और एडवर्ड जेनर के बारे में मैंने आपको एक फैक्ट बता ही दिया है कि इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी इंसान को उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर किसी इंसान को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो समतल दर्पण होता है इसकी न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी जो व्यक्ति की जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई का आधा होना चाहिए समतल दर्पण को। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऊंचाई का आधा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, जो एस्पिरिन होता है इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी हमारा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है तो फ्रेंड्स ये होता है C9H8O4, ये इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक फॉर्मूला होता है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं एस्पिरिन की तो ये किस प्रकार की दवा है। तो फ्रेंड्स, जो एस्पिरिन होती है ये दर्द निवारक दवा होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो फ्रेंड्स, जो तत्व होते हैं इनका सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था डॉबरेनर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा डॉबरेनर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो डॉबरेनर है इनके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, जो डॉबरेनर थे ये जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किया था। और इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने तीन तत्वों के त्रिक बनाए थे, और वो त्रिक इन्होंने इस प्रकार बनाए थे कि जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने आरोही क्रम में उन तीनों तत्वों को रखा, और जब उन तीनों तत्वों को आरोही क्रम में रखा गया तो बीच वाला जो तत्व था
इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता था। फ्रेंड्स, इस नियम को डॉबरेनर का त्रिक नियम भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो त्रिक नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो फ्रेंड्स डॉबरेनर ने किया था। फ्रेंड्स, जो डॉबरेनर थे ये उस समय तक केवल 3 ही त्रिक याद कर सके थे। पहला त्रिक है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। दूसरा जो त्रिक है ये है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। अगर हम तीसरे त्रिक की बात करते हैं तो ये है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्रेंड्स, ये जो त्रिक हैं डॉबरेनर ने ये परमाणु द्रव्यमान पर बनाए थे। जैसे हम बात करते हैं तो लिथियम और पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान है और इसमें इन दोनों को जोड़कर अगर हम 2 का भाग दे देते हैं तो फ्रेंड्स वो लगभग सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। फ्रेंड्स, जो डॉबरेनर थे जिस आधार पर इन्होंने त्रिक बनाए थे उस आधार पर वे 3 ही त्रिक बना पाए थे और फ्रेंड्स वे अन्य तत्वों के साथ कोई भी त्रिक नहीं बता सके थे, इसीलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की उनकी जो ये पद्धति थी ये असफल रही थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नदी का बहता जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है। तो नदी का जो बहता जल होता है ये गतिज ऊर्जा का संवहन करता है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी के ई से इसको प्रदर्शित करते हैं और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा गतिज ऊर्जा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो फ्रेंड्स वह ऐसा कौन सा सबसे छोटा कण होता है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो ये होता है फ्रेंड्स परमाणु। ऑप्शन नंबर ए हमारा परमाणु ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स किसी तत्व के गुणों को क्या प्रदर्शित करता है, तो फ्रेंड्स ये उसका परमाणु क्रमांक होता है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वर्ण यानी गोल्ड किस पदार्थ में घुलता है। तो फ्रेंड जो स्वर्ण यानी कि गोल्ड होता है ये घुलता है एक्वारेजिया में। ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्वारेजिया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में एक्वारेजिया का अन्य नाम कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताना है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला जो चमकीला रंग होता है ये होता है स्ट्रोंशियम के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा स्ट्रोंशियम ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स स्ट्रोंशियम जो होता है उसको SR इसका सिंबल होता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो लाल दवा होती है इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा पोटेशियम परमैंगनेट ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है तो ये होता है KMnO4। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये होती है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी हमारा मीथेन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बात करते हैं इसके रासायनिक सूत्र की तो ये होता है CH4। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। तो फ्रेंड्स जो मीथेन गैस होती है ये दलदली एरिया में पाई जाती है। धान के खेत में ये मीथेन गैस जो है ये रिलीज होती है। और फ्रेंड्स जुगाली करने वाले जितने भी जीव होते हैं उनसे मीथेन गैस रिलीज होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बाकी जैसे कि हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक सिंबल होता है, रासायनिक सूत्र होता है ये होता है O2। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CO2। और अगर हम देखते हैं अमोनिया के लिए तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NH3। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो फ्रेंड्स तंबाकू का जो धुआं है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। और फ्रेंड्स इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा निकोटीन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है तो ये होता है C10H14N2। ये निकोटीन का रासायनिक सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के लिए
पारिस्थितिक संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए वन आवरण का कितना प्रतिशत होना जरूरी है? तो ये होगा फ्रेंड्स 33.3%। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है ये क्या कहलाती है? तो जीवों के नामकरण की जो वैज्ञानिक पद्धति होती है ये द्विनाम पद्धति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए द्विनाम पद्धति ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति है, इसको किसने बनाया था? तो इसको कैरोलस लीनियस के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? कैरोलस लीनियस के द्वारा फ्रेंड्स। और इस पद्धति में जो पहला भाग होता है वो वंश को प्रदर्शित करता है, और बात करते हैं जैसे हम दूसरे भाग की, तो फ्रेंड्स ये जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे वैज्ञानिक नाम मनुष्य का देख लें, तो फ्रेंड्स ये होता है होमो सेपियंस। तो फ्रेंड्स जो होमो होता है इसमें ये वंश को प्रदर्शित करता है, और फ्रेंड्स जो सेपियंस होता है फ्रेंड्स ये जाति को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है ये होती है स्टेपीज, और बात करते हैं सबसे बड़ी अस्थि की, तो ये होती है फीमर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा स्टेपीज व फीमर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्टेपीज अस्थि की, तो फ्रेंड्स जो स्टेपीज अस्थि या हड्डी होती है, बोन होती है जो, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये कान में स्थित होती है। और फ्रेंड्स बात करते हैं फीमर बोन की, तो फीमर बोन जो होती है फ्रेंड्स ये जांघ में पाई जाती है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है चांदी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा था? तो फ्रेंड्स मानव निर्मित जो प्रथम रेशा था फ्रेंड्स ये था नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी नायलॉन ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार लगा लें चाहे 7 स्टार लगा लें, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही जाता है, एग्जाम में सीधा का सीधा छपता है। तो फ्रेंड्स रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली जो नोबल गैस है ये होती है रेडॉन। ऑप्शन नंबर बी हमारा रेडॉन RN ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से किसने देखा था? तो फ्रेंड्स जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है सर्वप्रथम इसको स्ट्रॉसमन द्वारा देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्ट्रॉसमन द्वारा ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की, तो फ्रेंड्स नाभिकीय विखंडन जो है ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर हल्के छोटे नाभिकों में टूट जाता है। और फ्रेंड्स ये क्या प्रक्रिया कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो है ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर, परमाणु भट्टियां वगैरह बनाई जाती हैं जिनसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परमाणु भट्टी होती हैं या परमाणु रिएक्टर होते हैं ये किस विधि पर कार्य करते हैं? तो ये फ्रेंड्स नाभिकीय विखंडन विधि पर कार्य करते हैं। फ्रेंड्स ये दो प्रक्रिया होती हैं, एक तो होती है नाभिकीय विखंडन जिसकी चर्चा हमने अभी कर ली है। अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन की। तो फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है इसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर ये दोनों जुड़कर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब ही होता है जुड़ना। तो दो छोटे जो नाभिक होते हैं, छोटे मतलब हल्के तत्व के जो नाभिक होते हैं ये मिलकर एक भारी तत्व का नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हवा की वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स हवा का जो वास्तविक जलवाष्प की मात्रा होती है इसको कहते हैं परम आर्द्रता। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर जो है ये किससे निर्मित होते हैं? तो जो लाइटिंग कंडक्टर होते हैं ये तांबे यानी कि कॉपर से निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए तांबे से ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पर डायग्राम में बिल्कुल देख सकते हैं
ये जो आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर। इनका क्या इस्तेमाल, क्या यूज़ होता है और घरों की छतों पे इसको क्यों लगाते हैं? तो फ्रेंड्स इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर भारी बारिश होने पर कहीं आसपास के क्षेत्र में फ्रेंड्स अगर कहीं पर भी बिजली गिरने वाली है तो ये उस बिजली को अपनी ओर फ्रेंड्स ये आकर्षित कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं ताकि आसपास के क्षेत्र में कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इनमें से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन जो है ये होगा फ्रेंड्स हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा हाइड्रोजन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो वो न्यूनतम कब होगी? तो फ्रेंड्स जल से, वायु से, कांच से या निर्वात में गुजरने पर प्रकाश की जो गति है ये न्यूनतम होगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें ये देखना होगा कि किस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। तो फ्रेंड्स प्रकाश की गति कहाँ पर न्यूनतम होगी? तो फ्रेंड्स ये होगी कांच में। तो फ्रेंड्स कांच में प्रकाश की गति क्यों न्यूनतम होगी? तो फ्रेंड्स प्रकाश के जो कण होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, इसलिए प्रकाश जब इससे गुजरेगा तो इसकी जो गति है ये बहुत ही न्यूनतम हो जाएगी। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेडियम प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स जो रेडियम है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी पिच ब्लेड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हेनरी किसकी इकाई होती है? तो फ्रेंड्स जो हेनरी होती है ये प्रेरकत्व की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रेरकत्व, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानी का अणुभार होता है। तो फ्रेंड्स पानी का अणुभार जो होता है ये 18 AMU यानी 18 AMU होता है। फ्रेंड्स AMU को फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। और ये 18 कैसे होता है? तो फ्रेंड्स इसके लिए पहले हम जल का रासायनिक सूत्र लिखेंगे, ये होता है H2O। और फ्रेंड्स H2O में जो O का परमाणु भार होता है फ्रेंड्स ये 16 होता है। बात करते हैं हाइड्रोजन की तो फ्रेंड्स ये 1 होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु यूज हुए हैं, तो यहाँ हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं और फ्रेंड्स इनको हम जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स ये 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिलेगी और फ्रेंड्स 16 को इसमें हम प्लस कर देंगे तो फ्रेंड्स ये जो अणुभार होगा ये कितना होगा? 18 होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, MKS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स MKS पद्धति में बल की इकाई होती है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा न्यूटन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर CGS पद्धति में पूछा जाता है तो CGS पद्धति में बल की जो इकाई होती है ये डाइन के बराबर होती है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है ये प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोटीन से, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांच एक प्रकार का क्या है? तो फ्रेंड जो कांच होता है ये अतिशीतित द्रव होता है। ऑप्शन नंबर ए अतिशीतित द्रव, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो जो 1 जूल होता है ये 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी 0.24 कैलोरी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो IC चिप होती है ये किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड्स ये किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सिलिकॉन के रासायनिक सिंबल की, तो फ्रेंड्स ये होता है SI, कैपिटल S और स्मॉल i। सिलिकॉन का जो होता है ये रासायनिक सिंबल होता है। और फ्रेंड्स ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है इसका इस्तेमाल जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ये स्टैटिक GK में पूछ लिया जाता है। और फ्रेंड्स जनरल नॉलेज में आजकल कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो जो चुंबकीय डिस्क होती है इस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है ये कहाँ पर स्थित होती है, तो ये सिर में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी सिर में, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं, और फ्रेंड्स जो पीयूष ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो फ्रेंड्स होता है नपुंसकता। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा नपुंसकता, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि बेरी रोग, रिकेट्स रोग और रतौंधी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम यानी राउंड पर मिनट के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स प्रति सेकंड जो एक रेडियन होता है ये कितने आरपीएम के बराबर होता है, तो ये होता है 9.549। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है राउंड पर मिनट, याद रखिएगा आप, राउंड पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये अप्सरा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्यानता की एसआई इकाई है। तो फ्रेंड्स श्यानता की जो एसआई इकाई है ये होती है पॉइज। ऑप्शन नंबर ए पॉइज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में श्यानता से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्यानता को मापने वाला जो यंत्र होता है ये क्या होता है, तो इस यंत्र का नाम होता है विस्कोमीटर। याद रखिएगा विस्कोमीटर इस यंत्र का नाम होता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है इन सभी में जो अचुंबकीय पदार्थ है ये कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो लोहा होता है ये चुंबकीय पदार्थ होता है, निकेल है ये भी चुंबकीय पदार्थ होता है। फ्रेंड्स जो कोबाल्ट है ये भी चुंबकीय पदार्थ है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है पीतल, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये अचुंबकीय पदार्थ होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स जो परमाणु होता है इसमें 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स इनकी जो रचना होती है वो इस प्रकार होती है कि फ्रेंड्स जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनका चक्कर लगाते हैं यानी कि परिक्रमा करते हैं। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं ये परमाणु में पाए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो ये नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की जो संख्या होती है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की जो संख्या होती है ये बढ़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, या तो रेड ब्लड सेल्स भी इनको कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका जो निर्माण है ये कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें भ्रूण अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है यकृत में। और फ्रेंड्स इनकी जो मृत्यु है ये कहाँ पर जाकर हो जाती है, तो फ्रेंड्स प्लीहा में जाकर इनकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे वो नहीं छूटेगा। और बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन इससे आता है कि इनका जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इनका जीवन काल जो होता है ये 20 से 120 दिन का होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो जो डायनेमो का सिद्धांत है ये किस पर आधारित होता है, तो ये फैराडे के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा फैराडे का नियम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइंस्टीन समीकरण E = mc² ये क्या दर्शाता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है E = mc² जो है इस समीकरण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इस समीकरण का प्रतिपादन जो है ये आइंस्टीन महोदय के द्वारा किया गया था। और फ्रेंड्स अभी हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आइंस्टीन समीकरण जो है E = mc² ये क्या दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये प्रकाश के वेग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के वेग को, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था? तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो अंतरिक्ष यान था फ्रेंड्स, ये था पाथफाइंडर। ऑप्शन नंबर सी, पाथफाइंडर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 पाउंड में कितने ऑन्स होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो 1 पाउंड होता है इसमें 16 ऑन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 16 ऑन्स, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 लीटर बराबर कितने गैलन होता है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें से 2 एग्जाम में 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 1 लीटर होता है इसमें कितने गैलन होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें होते हैं 0.2642 गैलन इसमें होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इस चैलेंजिंग क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो से लिया हुआ है, तो आप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। पार्ट 2 जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसके पार्ट 2 से इस क्वेश्चन को लिया गया है। अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है, पार्ट 2 को आपने नहीं देखा है, तो पहले आप उसको देखेंगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट करेंगे। आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके चारों ऑप्शंस भी आपको दिए हैं, और क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित किया गया है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो, उन सभी ग्रुप में आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और फ्रेंड्स, ये जो सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और मेरी जो और वीडियोस हैं और बाकी करंट अफेयर की जो मोर वीडियोस हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।